दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार शेयर का बायबैक क्या होता है, किस तरीके से शेयर को खरीदा जाता है और उसका बायबैक क्यों लेके आया जाता है, क्या फ़ायदा कंपनी के लिए है, क्या फ़ायदा आपके लिए है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक पीपीटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। आखिरकार शेयर का बायबैक होता क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, इंडिया में शेयर का जो बायबैक किया जाता है वो एक सेबी का रेगुलेशन है बायबैक का, वो है 2018। उसके अकॉर्डिंग पे कंपनी जो है वो खुद के शेयर ही वापस खरीद लेती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी मार्केट में आईपीओ आता है तो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लाती है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली उल्टा है, इसमें कंपनी जो उसके शेयर मार्केट में आए हैं उसको वो वापस खरीदती है। वापस खरीदने के कई कारण हो सकते हैं कंपनी के पास। कंपनी को लगता है कि मेरा स्टॉक की वैल्यू कम है, वो चाहती है कि स्टॉक की वैल्यू थोड़ी ऊपर जाए, तो वो क्या करती है कि वो बताना चाहती है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो बायबैक का प्राइस है वो करंट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा का होता है। तो कंपनी दिखाना चाहती है कि आपने मेरे स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा है, इस स्टॉक की प्राइस बहुत हाई है कंपेयर टू जो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। कई बार कंपनी के पास क्या हो जाता है कि बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा है और उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब उसके पास पैसा तो पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट कुछ है नहीं, तो एक्सेस मनी को इस तरीके से भी वो यूटिलाइज़ करती है कि वो अपने ही शेयर मार्केट से खरीद लेती है। दूसरी बात, ये एक टैक्स एफिशिएंट मेथड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा इसमें ये भी कंपनियां करती है कि इस तरीके से जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग को थोड़ी और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पे करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर का बायबैक किया जाता है। ये लीगल है इंडिया में 2018 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेबी के थ्रू उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कंपनी अपना शेयर बायबैक कर सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि बायबैक आखिर किया कैसे जाए। बायबैक करने के कई तरीके हैं। कंपनी खुद चाहे तो ओपन मार्केट में अपने शेयर खरीद सकती है, वो एक तरीका है सिंपल वाला, कि कंपनी बस उसको यहाँ पे बताना होता है कि हम लोग यहाँ पे इस तारीख से या इस डेट के बीच में हम लोग ये खरीदेंगे। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ऑड लॉट होल्डर्स के जो शेयर्स है उसको ख़रीद लिया जाता है। हालांकि ये इंडिया में इतना अभी पॉपुलर है नहीं, तो ये दूसरा तरीका है। जो सबसे पॉपुलर है और जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं या लोगों का पैसा बनता है, वो है टेंडर ऑफर के थ्रू। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को किस टाइम खरीदेगी या किन से खरीदेगी, वो एक टेंडर निकालती है। टेंडर निकालने के बाद में वो उस टेंडर में अपना भाव बताती है। भाव बताने के साथ साथ कंपनी ये बताती है कि हम जो ये भाव है इस भाव पे कितने शेयर खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं कंपनी सारे शेयर खरीद रही है, और कभी 1%, 2%, या जैसे अभी टीसीएस का एग्जाम्पल है, 18,000 करोड़ का उन्होंने खरीदना था, तो वो कंपनी बताती है कि हम इतनी चीज़ों इतने का और इतने शेयर्स हम लोग यहाँ पे मार्केट से परचेज़ करने वाले। इस जो परचेज़ करने वाले हैं इसमें शेयर होल्डर्स में रिटेलर्स का हिस्सा रहता है, 2 लाख से ऊपर वाले का, सबका अपना अपना हिस्सा रहता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी पूरा का पूरा एक टेंडर ऑफर सामने ला करके रखती है। कंपनी कोई भी शेयर खरीदने जाती है, बायबैक करने जाती है, तो उसको अपने सभी को यहाँ पे ओपन पब्लिक फॉर्म में बताना होता है। तो जैसे टेंडर ऑफर आता है, टेंडर ऑफर में दोस्तों सबसे पहले आती है एक रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कंपनी कहती है कि भैया ये जो तारीख है, इस तारीख पे जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, जिसके पास भी मेरा शेयर है, वो बायबैक में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट लेने के लिए एलिजिबल है। ऐसा तो है नहीं कंपनी के पास हर दिन के शेयर होल्डर सेम रहते हैं, कभी चेंज होते रहते हैं, कोई बेचता, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चलती रहती है। तो एक रिकॉर्ड डेट यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड डेट 15 तारीख है, तो 15 तारीख जो में आपके डीमैट में वो शेयर होना चाहिए। डीमैट में अगर 2 डेज का सेटलमेंट है और आपके शेयर में नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं है, तो आपके पास टेंडर ऑफर के लिए या जो बायबैक के लिए ऑफ़र के लिए जो लेटर ऑफ ऑफ़र आता है वो नहीं आएगा। तो जिस तारीख को कंपनी बोलती है कि भाई इस तारीख के जितने भी शेयर होल्डर है उनको हम ये ऑफ़र लेटर भेजेंगे कि आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो। तो जितने भी लोग होते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेंट लेना चाहते हैं, तो जो लास्ट रिकॉर्ड डेट है उससे पहले परचेज कर लेते हैं, ताकि रिकॉर्ड डेट के दिन उसके खाते में जो है यहाँ पे शेयर आ जाए। क्योंकि अगर खाते में आपके शेयर नहीं आया तो आपको लेटर ऑफ ऑफ़र नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने सारे शेयर खरीद लिए या जितने आपने शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदने के बाद में कंपनी क्या करती है, एक टाइम पीरियड निकालती है
कि भाई ये जो टाइम पीरियड है, जिन जिन को भी वो लेटर ऑफर दिया जाता है उनको ये बताया जाता है कि भाई ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपना बायबैक के लिए यहाँ पे बिड लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी खरीद रही है अपने, मान लीजिए किसी कंपनी को खरीदने अपने 1 करोड़ शेयर फॉर एग्जांपल की कोई भी भाव पे, तो जिस दिन उसके रिकॉर्ड डेट के अंदर जिन जिन थे सबको उसने ऑफ़र दे दिया। अब वहाँ पे वो लोग अपने लगाते हैं बिड कि भाई साहब हमें ये यहाँ पे बेचना है या हमारा शेयर आप बायबैक में एक्सेप्ट करिए। तो फॉर एग्जांपल किसी के पास मान लीजिए 15 शेयर है, तो वो बिड लगाता है 15 शेयर की, तो कंपनी वहाँ पे 15 शेयर की बिड कंपनी के पास चली जाती है। इसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है, कम से कम 10-15 दिन का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 10 वर्किंग डे, जिसमें लोग बिड लगाते हैं। जैसे किसी को कोई चाहता है मैं 5 ही शेयर बेचूं जबकि उसके पास 50 शेयर है, लेकिन वो 5 ही है, तो अगर वो बिड 5 की लगाएगा। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे अभी टीसीएस का बायबैक आया था, तो टीसीएस ने क्या कहा कि मेरा जो बायबैक का शेयर का प्राइस है वो रहेगा 4500 रुपये, यानी 4500 में मैं मेरे शेयर बायबैक करूँगा। और जब इन्होंने ये अनाउंस किया था उस टाइम जो इनके शेयर की प्राइस थी वो थी लगभग 3300 रुपये के आसपास। टीसीएस ने अपने जो लेटर ऑफ इंटीमेशन में निकाला कि हम लोग जो रिकॉर्ड डेट ले रहे हैं वो 23 फरवरी ले रहे हैं, यानी कि 23 फरवरी को जिसके भी पास में ये रहेगा शेयर डीमैट अकाउंट में, ध्यान रखिए डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए 23 तारीख को। 23 को आपने ख़रीदा और वो आपके डीमैट में नहीं आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप इस बायबैक के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर नहीं हो, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो टीसीएस ने कहा कि 4500 का मेरा शेयर के भाव से मैं आपसे शेयर वापस खरीदूंगा। ठीक है, उस टाइम जो करंट भाव चल रहा था लगभग 3300 के आसपास था, तो यानी कि जो भी एक शेयर के ऊपर लगभग 1200 रुपये का सीधा सीधा बेनिफिट था। रिकॉर्ड डेट उन्होंने दी 23 फरवरी, 23 फरवरी को जिसके पास में भी था उसने वहाँ पे बिड लगा दी। तो जैसे ही 23 फरवरी को जिस जिसके पास में ये शेयर था उन्होंने बिड टाइमिंग, यानी 9 मार्च से 23 मार्च जो इन्होंने बिड टाइमिंग अपनी दी है, इससे पहले उन्हें एक ऑफ़र लेटर दिया। ऑफ़र लेटर में ये बताया कि भाई आपके पास इतने शेयर हैं, आपके पास इतने शेयर और जितने शेयर की रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं उस पर्टिकुलर डे में। अब हम बात करते हैं सिर्फ रिटेलर्स की, तो उस पर्टिकुलर डे में जितने या जो रिकॉर्ड डेट हुई थी उसमें जितने हमें शेयर खरीदने हैं उस हिसाब से रिटेलर्स का कोटा बनता है 4.18%। और एक्सेप्टेंस रेशो और एक होता है जो आपको रेशो ऑफ़र लेटर में दिया जाता है। ऑफ़र लेटर वाले ने कहा कि हम हर 7 शेयर में 1 शेयर खरीदेंगे कन्फर्म। क्या हुआ, मेरी बात समझिए सिंपल भाषा में, कि जब भी रिकॉर्ड डेट हो जाती है क्या सबने बिड लगाई? नहीं, बिड तो भी बाद में चालू होगी। रिकॉर्ड डेट पे वो देखता है कि मेरे पास कितने लोगों के पास क्या क्या शेयर है, कैसे कैसे, तो उस हिसाब से वो एक एक्सेप्टेंस रेशो बनाता है कि भाई कि मैं इतने शेयर तो आपसे खरीदूंगा ही खरीदूंगा। टीसीएस के केस में क्या हुआ, जब ये क्लोज हुई, बुक क्लोज हुई, यानी कि रिकॉर्ड डेट के बाद में जब शेयर होल्डर कोटा निकला तो जितने उन्हें शेयर खरीदने थे उस हिसाब से तय हुआ कि हम हर 7 शेयर पे 1 शेयर कंफर्म खरीदेंगे। पूरे शेयर की उन्होंने कोई बात नहीं की यहाँ पे, कि जैसे उन्होंने बुक क्लोज़र हुई वहाँ पे चेक किया कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी आ रही है, इस हिसाब से उसने बताया, मेल करके बताया सबको जिस जिसका भी वहाँ पे होल्डर थे कि अगर आपके पास 7 शेयर है तो 1 शेयर आप मुझे दे दीजिए रिटेलर्स के केस में। ध्यान रखिए रिटेलर्स का अलग है, रिटेलर्स का कोटा था 4.18। उन्होंने जो 2 लाख से ऊपर वाले हैं उनको अलग मेल किया, उनका एक्सेप्टेंस रेशो या ये कहे कि जो उनका एलिजिबिलिटी वाला जो रेशो था वो अलग था, वो वहाँ पे अलग था। रिटेलर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। रिटेलर्स के केस में यहाँ पे जो था 7 शेयर में 1 शेयर, यानी कि किसी के पास 14 शेयर है तो कंपनी ने ये कन्फर्म कर दिया कि आप अगर बिड लगाते हो तो आपके 2 शेयर 100% एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको देखने की चीज़ है वो ये है कि जैसे ये लेटर आया, लेटर आने के बाद एक बिड टाइम दिया जाता है, उन्होंने दिया 9 मार्च से 23 फरवरी। 9 मार्च से 23 फरवरी के दिन लोगों ने बिड लगाई, तो जो एलिजिबिलिटी रेशो में जो था कि भाई आपके साथ में से 1 शेयर आपका एक्सेप्ट होगा, अगर सारे लोग जितने भी उनके शेयर होल्डर थे सारे शेयर्स की बिड लग जाती तो उस हिसाब से यहाँ पे 7 में से 1 शेयर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता।
ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग सारे के सारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा में जितने भी लोग हैं वो सारे बिड नहीं लगाते पूरी, कई लगते हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म, उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है कैसे क्या चल रहा है। तो उसके बाद जो इनका जो ईआर था वो था 13 से 14% के बाद आसपास। लेकिन जो एक्सेप्ट हुए यानी लोगों ने कम शेयर जो थे, लोगों ने पूरे शेयर नहीं लगाए, कई ऐसे हैं जो पड़े रखे हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशो आया 22 से 23% के आसपास। यानी कि जहाँ 7 में से एक शेयर वो लोग ले रहे थे, इन्होंने 5 के आसपास, 5 में से एक शेयर जो लिया, यानी कि 10 शेयर थे तो उसके 2 या 3 शेयर उस हिसाब से एक्सेप्ट कर लिए। तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो ईआर से हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर 100% लगा देते तो ये ईआर के इक्वल हो जाता, बट एआर जो है हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 100% देखा गया कभी नहीं लगाते। टीसीएस से इससे पहले जितने भी बायबैक हुए थे, ये करंट बायबैक था, इससे पहले जितने भी बायबैक हुए थे, इसमें रिकॉर्ड डेट आप फरवरी 22 कर लीजिए, 21 गलत लिख दिया है। जितने भी यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुए थे इससे पहले बायबैक, उसमें 100% एक्सेप्टेंस रेशो था, यानी कि जितने लिए, जितने शेयर बिड किए सारे एक्सेप्ट कर लिए। इस बार क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो एक्सेप्टेंस रेशो 22-23% आया, अदरवाइज हर बार 100% रहा है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, एक इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदे की बात करें, टैक्स क्या लगता है। मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीदा, वो एक्सेप्ट हुआ, मेरे को 1200 का बेनिफिट हो गया, तो ये मेरा क्या लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, न तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम में शो होगा, न इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स देना है, आपका कोई फ़ायदा हुआ कुछ नहीं बताना, क्योंकि जितना भी टैक्स वगैरह जो देना था वो कंपनी ने पहले ही दे दिया। आपका कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। इससे फ़ायदा क्या है कि जितने भी उनके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको एक तरीके से टैक्स इफेक्टिव रिवॉर्ड मिल जाता है, कोई टैक्स है ही नहीं। आपका जितने शेयर, अगर मान लीजिए आपके 100% शेयर एक्सेप्ट हो जाते, मान लीजिए टीसीएस की बात करें, 1200 रुपये का वहाँ पे बेनिफिट था हर एक शेयर पे, मान लीजिए किसी के 10 शेयर 20 शेयर वहाँ पे उसके पास थे और 100% एक्सेप्ट हो जाते, तो लगभग 24,000 के आसपास रुपए जो वो ले रहा है, 24-26 हज़ार, वो सारा टैक्स फ्री है, कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसके टैक्स फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका जो वहाँ पे टैक्स था वो ज़ीरो है, सारा टैक्स कंपनी ने दे दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। मान लीजिए दोस्तों, क्यों नहीं लगाते 100% लोग, सब लगा सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा में खरीद रही है, लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। होता है कई बार, कई बार क्या होता है कि अगर टीसीएस, अगर जिसने पिछले बायबैक देखिए टीसीएस के पिछले जितने भी बायबैक हुए उससे ज़्यादा का प्राइस अभी चल रहा है और उससे कहीं ज़्यादा आगे आ गए, तो लोगों को लगता है कि टीसीएस जो खुद का भाव भी 4500 बता रही है, तो जब तक यहाँ पे जो यहाँ पे बिडिंग की लास्ट डेट आएगी तब तक हो सकता है कि 4500 से भी ऊपर निकल जाए, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी स्टॉक मार्केट में। इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई इसको होल्ड करके रखा जाए। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि मेरा बायबैक हो जाए, यहाँ पे बायबैक हो जाए। अब टीसीएस का केस में देखिए, टीसीएस के केस में आपका बायबैक होना था, एक्सेप्टेंस रेशो हर बार 100 रहा है, लेकिन इस बार 22-23% रह गया। तो जिन लोगों ने 10 शेयर वहाँ पे खरीदे, उनके 6 या 7 शेयर जो थे वो बिके ही नहीं। उन्होंने पैसा लगाया 100% बेचने के लिए, लेकिन कंपनी ने बायबैक किया ही नहीं, उन्हें फिर उनको मार्केट भाव में बेचना पड़ेगा। अब मार्केट भाव मान लीजिए जो उस टाइम जब उन्होंने ख़रीदा था उस भाव से नीचे चल रहा है, तो उनको लॉस में बाकी बचे शेयर बेचने पड़ेंगे। मान लीजिए एक्सेप्टेंस रेशो जैसा ईआर आपने देखा कि 12-13% और हर लोग बिड लगा देते, तो उनके जो 10 शेयर थे उसमें से एक ही बिकता, तो एक शेयर पे तो उन्होंने हो सकता 1200 रुपये कमा लिए, लेकिन जो बाकी शेयर पे अगर 200 रुपये का भी लॉस हो जाता तो 1800 रुपये वहाँ पे मार्केट भाव में लॉस हो जाता, यानी 600 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे इस केस में लॉस भी है, तो ध्यान रखिए, आपको जब भी ये काम करें देख के करें, सोच समझ के करें, उसके बाद ही अपना शेयर बायबैक के लिए खरीदें। अदरवाइज़ बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड के आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी रिटेलर्स की कैटेगरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव हो गए हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव से इन द सेंस है बहुत ज़्यादा लोग आ गए मार्केट में, तो आपका जो एक्सेप्टेंस रेशो है ना वो बहुत कम होता जा रहा है, तो बायबैक में थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी, आखिर क्या होता है शेयर का बायबैक। पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।